सोशल मीडिया टीम भी बदल दी गई है। सोशल मीडिया टीम के संयोजक अभी तक होते थे अमित मालवीय, उनकी जगह दीपक महास्के को महाराष्ट्र से आते हैं, इनको बुलाया गया है। ये इन पर बात करेंगे अलग से। तो ये ऐसा मोटे तौर पर टीम, बाकी ठीक है, बाकी विशेष नहीं है। ठीक, आप बताएं सर, कुछ दम लगा इसमें आपको? नहीं, पहला सवाल तो ये कि 7 महीने का इंतज़ार क्यों? अगर यही टीम बनी थी, इन्होंने जो है माइक्रो पिक्चर जो है पेश कर दी हम लोगों के सामने। मैक्रो पिक्चर देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या थी। बात ये नहीं कि ये कौन है, कैसे हैं, व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए। क्या लक्ष्य क्या था कि 2029 की टीम बनेगी, जो 29 का चुनाव कराएगी लोकसभा का, और एक तरह से ये भी कि उसमें से कुछ लोग ग्रेजुएट करेंगे नेशनल लेवल के भूमिका के लिए, उसके बाद पार्टी के नए चेहरे होंगे। उस दृष्टि से देखिए तो ऐसा लगता है कि पार्टी के पास या तो टैलेंट नहीं है, या जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। राम माधव को लाने का क्या मतलब है बताइए? आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तय तो कर लीजिए। राम माधव को लाना था तो पहले हटाया क्यों था? वो महामंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया, वो आरएसएस में भेज दिए गए, फिर आरएसएस से जो है लौट कर पार्टी में आए। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया जब चुनाव हारी, मुख्यमंत्री पद से हटी, उसके बाद से उनको लगातार उपाध्यक्ष बनाया गया। हाँ। कितने दिन दिल्ली में पार्टी ऑफिस में बैठी हैं? मतलब कोई रीजन, भाई आप संगठन में अगर किसी को बिठा रहे हैं, आप किसी को गवर्नर बना दें, वो तो समझ में आता है कि पार्टी के लिए बहुत काम किया है, अब जो है आपके लिए ये पद जो है आपके सम्मान में दिया जा रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका होगी उनकी? तो उनको आपको राजस्थान में कुछ नहीं देना है और यहां कुछ उनको करना नहीं है। तो इससे समझ में नहीं आता है कि इसका रैशनल क्या है, मतलब इसके पीछे तर्क क्या है, किसको क्यों बनाया गया है, उसका तर्क क्या है। तो कुछ लोगों का तो समझ में आता है, जैसे आपने स्मृति ईरानी की बात की, उनकी उपयोगिता है, आप उनसे सहमत हो, उनके व्यवहार से असहमत हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी वो अपनी यूटिलिटी साबित करती रहती हैं जो है पार्टी में। लेकिन बाकी देखिए, आप तुलना कीजिए, थोड़ा सा अतीत में जाइए। जब 1984 में 2 सीट आई थी, उसके बाद 1986 में आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी बनाए, कितने लंबे समय तक चले, जैसे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब उस समय के बनाए हुए हैं। ओके, एक ही पीरियड में बने, एक ही लगभग एक साथ, मतलब कुछ महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग एक ही साथ। गोविंदाचार्य ठीक है, पार्टी छोड़कर चले गए, वो अलग सब बहुत बड़े नाम है, बहुत। तो आप देखिए, मतलब किस उस समय वो उतने बड़े नाम नहीं थे जो बाद में हो गए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कद बढ़ाता है अपने साथियों का, युवा नेताओं का जो है, उनको नर्चर किया जाता है, नई लीडरशिप को उस तरह से नर्चर किया जाता है। इस दौरान भी हुआ है, लेकिन इस दौरान सरकार में ज्यादा हुआ है। जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनको आप कह सकते हैं कि बीजेपी के फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, लेकिन संगठन की एक तरह से उपेक्षा की गई है कि ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी होता है कि जब सरकार बन जाती है तो संगठन की थोड़ी उपेक्षा हो जाती है। तो इसलिए यही लग रहा है आपको? पूरी तरह से लगा। लेकिन आप इतने लंबे समय से सरकार में हैं, आप 2024 के चुनाव में एक झटका खा चुके हैं। संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। आपके पास एक ऐसा लीडर है जो दुनिया में सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है, जिस पर देश के लोगों का विश्वास है। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम चाहिए संगठन की। ओके, वो उस तरह से वो आप इससे बेहतर, इससे धारदार टीम की उम्मीद होना कर रहे चाहिए था। हाँ सर, आपकी राय? मेरी राय ये एक जनरेशनल शिफ्ट है। जैसे अभी प्रदीप जी ने जो नाम लिए, वेंकैया नायडू और इन सारे लोगों के, तो जब बने थे तो ये लोग भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं। अरुण जेटली के बारे में लोग जानते थे क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे और 77 में युवा जनता में उसमें थे, कार्यकारिणी में। बाकी लोगों को इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाद में वो चमक गए, वही लोग लीडर बन गए, पार्टी वही आगे लेके गए। तो अब ये सब नए लोग हैं ज़्यादातर, इसमें पुराने भाई विनोद तावड़े और उनको छोड़ दीजिए अगर सुनील बंसल को, तो बाकी पूरी नई टीम है महामंत्रियों की। स्मृति ईरानी नॉन फेस है। स्मृति ईरानी की उपयोगिता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है।
हर तरह से उपयोगी हैं वो, पार्टी की प्रचारक के रूप में भी, एक महिला नेता के रूप में भी, एक अच्छी आक्रामक नेता रही हैं वो, और मुद्दों पर बोलती हैं, इसीलिए कैंपेन में भी ले जाया जाता था उनको। बाकी आप देखिए जो नाम हैं वो अब उनको परफॉर्म करना है, उनको अपनी जगह बनानी है। अब जिनको मौका दिया गया, पार्टी ने मौका दिया, तो नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं वो भी नए हैं, 45 साल 46 साल की उम्र है उनकी, तो उनके साथ अगर बहुत हैवी वेट आप बिठा देंगे जो पुराने नो हैं, तो अध्यक्ष खुद ही इतने कॉम्प्लेक्स से गिर जाएगा कि वो हम ही नहीं कर पाएगा। ये भी एक देखा, इसलिए नए लोगों को मौका दिया गया है, उन लोगों को मौका दिया गया है कि भाई अब आप परफॉर्म करिए, और एक नई जनरेशन जो पार्टी को चाहिए वो तैयार हो। जनरल सेक्रेटरी का मैंने आपको बताया ना, एवरेज एज 56 ईयर्स है। हाँ, तो रिलेटिवली यंग है, हाँ। बल्कि अध्यक्ष से ज्यादा की उम्र के हैं। अध्यक्ष तो 45-46 ऐसे ही हैं, तो सारे 56-60 के बीच में हैं रिलेटिवली। अध्यक्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, लेकिन कमोबेश उन्हीं के आसपास के हैं। तो एक अध्यक्ष को पूरी टीम मिली है कि भाई अपने हिसाब से परफॉर्म करिए। तो मुझे लगता है कि एक अवसर है इन लोगों के लिए जो बने हैं नए, कि परफॉर्म करने का। रिस्क तो होता ही है, और जब चूंकि जो बात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में ये पनप जाएंगे, ये भी है, ये परफॉर्म कर लेंगे कि अभी जो कुछ भी है गाड़ी खींचनी होगी तो मोदी जी खींच लेंगे। अब मान लीजिए ऐसे टाइम में अगर लीडर ऊपर ना हो अच्छा, जिस जो वोट खींच सके या पब्लिक को विश्वास जिता सके, तब नए लोगों को लाना थोड़ा रिस्की होता है, फिर पार्टी खींचना मुश्किल होता है उनके लिए। इसलिए जैसे अटल बिहारी आडवाणी जी के जमाने में उन सारे लोगों ग्रो किए, तो मुझे लगता है मोदी और अमित शाह के जमाने में ये लोग भी ग्रो करेंगे।